पाठ 7 स्पंदन। पाठ प्रस्थान। मनुष्य एक यायावरी प्राणी है। एक जगह स्थिर बैठना उसके स्वभाव में नहीं है। वह किसी न किसी बहाने यात्रा पर निकल पड़ता है। यात्रा करना अपने अनुभव और ज्ञान का विस्तार है। जो ज्ञान हमें पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलता, यात्राओं से मिल जाता है। प्रस्तुत यात्रा संस्मरण लेखक की कवि जिज्ञासा का रोचक विस्तार है। महाराष्ट्र के पर्वतीय स्थलों में पंचगनी महाबलेश्वर की नैसर्गिक छटा मन को सुकून देने वाली है। वन प्रदेश की श्यामल हरितिमा अपने आप में रमणीय है। यहाँ आकर प्रकृति प्रेमी बच्चों की तरह चहकने लगते हैं। पसरी हुई नीली घाटियां मन को बरबस अपनी ओर खींचती हैं। सुदूर रजत रेख सा गिरता हुआ झरना अपनी मस्ती में गुनगुनाता रहता है। यहाँ की अमराइयों में गुठलियां बांझ नहीं, बल्कि धरती का हिरण्यगर्भा रूप अपने सर्वोत्तम रूप में मौजूद है। कलरव करते पक्षियों के संगीत पर कुलांचे भरते मृग मनोहारी लगते हैं। रुपहले पर्दे वाली आकाश की नीलिमा और छिटकी हुई हरियाली हर कोई अपनी झोली में समेट लेना चाहता है। प्रकृति की इन्हीं मनोरमता के बीच 4 दिवसीय इको कैंप के लिए हम स्पंदन पधारे। पंचगनी महाबलेश्वर रोड पर स्थित मैप्रो गार्डन से 1 किलोमीटर अंदर ऊंचाई पर स्पंदन है। यहाँ तक पैदल आना होता है। अपनी टीम के साथ ज्यों ही महाबलेश्वर के इस वन प्रदेश में प्रवेश किया, बाण भट्ट की कादम्बरी का स्मरण हो आया। वही प्रकृति की मनोहरता, तपोभूमि सा दिव्य व रमणीक पथरीला रास्ता और हल्की चढ़ाई। शरीर थकने लगा, किंतु मन तरोताजा। सोचने लगा, वनों की अंधाधुंध कटाई के दौर में ऐसी दुर्लभ वनस्थली, कहीं कोई दिवा स्वप्न तो नहीं? प्रकृति के साहचर्य में प्राचीन मानव कितना सौभाग्यशाली था। निरोगी काया में शांत चित्त, किंतु आज हमें भौतिकता की अंधी दौड़ ने विक्षिप्त कर दिया है। प्रकृति से दूर भागता मनुष्य विकास की कौन सी परिभाषा गढ़ने में व्यस्त है, समय से परे है। इतिहास साक्षी है कि मानव उत्थान के लिए राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुषों ने भी महलों को छोड़ अपना अधिकांश जीवन प्रकृति के बीच गुजारा। वैज्ञानिक तथ्य भी है, जब हम अपनी प्रकृति स्वभाव को छोड़ते हैं, उसी समय संकटों से घिरने लगते हैं। यही शाश्वत नियम भी है। यदि एक तरफ आज का मानव भयंकर व असाध्य बीमारियों का शिकार हो रहा है, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता के रूप में उभरा है। बंदरों, मच्छरों, मुर्गियों और सुअरों से पैदा होने वाली खतरनाक बीमारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों की चेतावनी से पूरी दुनिया दहशत में है। आखिर विश्व मनीषा इतनी मजबूर क्यों? क्या इसने भी भोग विलास में डूबे जीवन को विकास मान लिया अथवा सुप्तावस्था को प्राप्त हो गई? जो भी हो, आज विकास को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। हम अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों का पता अवश्य लगाएं, किंतु खूबसूरत पृथ्वी की कीमत पर नहीं। आविष्कारों से जीवों का भला करें, किंतु धरती का ध्वंस नहीं। तभी मशीनों की गड़गड़ाहट ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। पता ही नहीं चला प्रकृति का रसपान करते करते कब वैश्विक चिंता में साझी हो गया। अरे यह क्या? जंगल की छाती पर बुलडोजरों की धमक। कल्पनाएं फना हो गईं। वही भयावहता सामने थी जिसके बारे में अभी अभी सोच रहा था। यहाँ तो निर्माण कार्य प्रगति पर है, मतलब आधुनिक विकास। कुछ समय संयत होने में लगा। मन उदास हो चला। मनुष्य भी अजीब प्राणी है, अंतहीन महत्वाकांक्षा का पुतला। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से अनजान वर्तमान उपलब्धियों को अपने दामन में समेट लेना चाहता है। सवाल मात्र मनुष्य का नहीं, वनस्पतियों का भी है। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? संभवतः
मनुष्यता यहाँ मौन होगी। समय सारणी के मुताबिक सबने अपना अपना बैग कैंप में रखा। मेरी दुश्चिंता भाप मेरे एक साथी ने पूछा, उदास क्यों हो गए सर? घर की याद आ रही है क्या? बनावटी हंसी के साथ मैंने उत्तर दिया। ऐसा कुछ नहीं दोस्त, प्रकृति के बीच तो मैं बच्चा हो जाता हूँ, तो किलकारियां मारिए, बैठे क्यों हैं? लगभग चुटकी लेते हुए दूसरे साथी ने माहौल को ठहाकों से भर दिया। धरती का सिसकना और कांपना अनसुना कर हम जलपान की ओर बढ़ चले। भूख लगी थी। सबने छक कर इतना खाया कि पेट में रात्रि भोजन की गुंजाइश भी न बची। दुखद यह था कि लड़कों ने अपनी अपनी प्लेट में काफी नाश्ता छोड़ा, जो बाद में कूड़ेदान में डाला गया। अन्न का इस प्रकार अनादर हम लोगों को अखरा। श्री राजन ने लड़कों को बुलाकर अन्न की अहमियत बताई, साथ ही दोबारा ऐसा न करने की सलाह दी। बात आई और गई। लड़कों ने रात्रि भोजन में भी भारी मात्रा में भोजन की बर्बादी की। अब की बार तो पानी सिर से ऊपर गुजर गया। स्टाफ आक्रोश में था। अमीर अभिभावकों के इन निरंकुश बच्चों को सबक सिखाना जरूरी था। सबको शांत करते हुए श्री राजन ने कहा, सुबह के नाश्ते का इंतजार कीजिए, मैं इन्हें दुरुस्त करूंगा। सुबह हुई। इस बार लड़कों ने हद कर दी। आधा नाश्ता किया और आधा मेज पर छींटकर अपने अपनी दिनचर्या में जुट गए। भोजनालय का यह दृश्य देख खून खौल उठा। राजन जी ने सभी 70 लड़कों को बुलाकर कैंटीन के चारों ओर खड़ा होने के लिए कहा। कैंटीन के एक कर्मचारी से एक बड़ा थाल मंगवाया। मेज और प्लेट पर बिखरे हुए अन्न कणों को एक एक करके वे स्वयं उस बड़े थाल में रखते गए। बड़ी विनम्रता से उन्होंने लड़कों से कहा, आप सभी का हार्दिक आभार। आपके कारण मुझे 3 दिन का भोजन मिल गया। यदि संत शिरोमणि बाबा गाडगे झूठा खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब तुम लोग अपना अपना काम करो और मैं अपना नाश्ता करता हूँ। यह कहकर राजन जी ने थाल में इकट्ठे किए हुए नाश्ते को प्लेट में निकाला और मजे से खाने लगे। सभी भौचक्के। छात्रों को तो जैसे किसी ने बिजली का करंट ही छुआ दिया हो। काटो तो खून नहीं। पश्चाताप करते हुए सभी अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन हम जंगल भ्रमण के लिए निकले। संख्या अधिक होने के कारण कुछ दुर्लभ दृश्य देखने से वंचित रह गए, किंतु मैंने जाना कि प्रकृति के नियमों का पालन किए बिना पशु पक्षियों का सानिध्य मुश्किल है। इसी बीच मेरी नजर बिल्ली की डील डॉल लिए एक जानवर पर पड़ी, जो मजे से गूलर का फल खा रहा था। लंबी पूंछ और रंगीन फर, मुंह गिलहरी जैसा, किंतु सामान्य गिलहरियों से 3 गुना लंबा और वजनदार। बाद में पता चला कि यह बड़ी गिलहरी है और यही महाराष्ट्र का राज्य प्राणी है। हम आगे बढ़े। सांकेतिक भाषा में बताया गया कि इसी जंगल में महाराष्ट्र का राज्य पक्षी हरा कबूतर भी देखने को मिलेगा। 3 घंटे के इस भ्रमण में हरा कबूतर तो नहीं, किंतु हिरनों का झुंड अवश्य दिखाई दिया। उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों को देख मेरे सहकर्मी राम शेलके ने फुसफुसाते हुए कहा, पता है सर, इन्हीं तितलियों की एक विशेष प्रजाति को महाराष्ट्र सरकार ने अभी अभी राज्य फूल पाखरू के रूप में घोषणा की है। कितनी खूबसूरत है। हामी भरते हुए मैंने चुटकी ली। जी हाँ शेलके साहब, राज्य स्तरीय सभी कीट पतंग आज ही दिख जाएंगे। सुनसान जंगल न चाहते हुए भी कह कहूं से गूंज उठा। जंगल वॉक का अंतिम पड़ाव त्रिवेणी पॉइंट था, पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह। यहाँ से खड़ा होकर चारों ओर का दृश्य दिखाई देता है। पूरब की ओर नजर घुमाएं तो टेबल लैंड, सिडनी पॉइंट, धूमधरण, मांढर देव का मंदिर, कमलगढ़, पांडवगढ़, भिलार का पठार और सूर्योदय दिखेगा। वहीं पश्चिम की तरफ केट्स पॉइंट, विल्सन पॉइंट, फॉरेस्ट नर्सरी, तलदेव पठार, कन्हेर जलाशय, कोयना जलाशय, कास पठार और सूर्यास्त की खूबसूरती है। 3 घंटे चलने के बाद शरीर थक गया था। त्रिवेणी पॉइंट पर आते ही सारी थकान जाती रही। ठंडी हवाओं के मखमली स्पर्श ने तन मन में पुनः स्फूर्ति और ताजगी भर दी।
जहां तक नजर जाती बस हरियाली का साम्राज्य। नीली पहाड़ियों की गोद में संचित जलराशि साफ साफ दिखाई दे रही थी। नीले आकाश के नीचे धरती के उभरे इस भूखंड को विधाता ने शायद मानव को प्रकृति का रसपान करने के निमित्त बनाया था। निसर्ग का सौम्य विस्तार देखकर एक फिल्मी गीत जुबां पर आ गया और गुनगुनाने लगा, यह कौन चित्रकार है, यह कौन चित्रकार है। दूसरे क्षण ख्याल आया, उस आदि कलाकार से ही तो सभी कलाओं और विद्याओं का विकास हुआ है। ज्ञान की अतल गहराइयों में उसी के रहस्य उजागर होते हैं। अनायास मन दार्शनिक हो चला। परमात्मा का बाह्य विस्तार भी एक अबूझ पहेली है, ज्ञान से परे, शब्दातीत, बिल्कुल गूंगे के गुड़ की तरह, जहां वेद और शास्त्र की गति शून्य है। ओह, यह क्या, कब दर्शन वन में प्रवेश कर गया, पता ही नहीं चला। यहाँ तो सेल्फी सेशन शुरू था। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला और धारा के साथ हो लिया। चित्रों को फटाफट सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा। सोशल मीडिया का चस्का भी अजीब है। एक ओर तो यह संबंधों के बिखरे सूत्रों को जोड़ने का कार्य करती है, दूसरी ओर पास बैठे अपनों को अजनबी बना देती है। खैर, परिवर्तन की समानार्थी बन चुकी अत्याधुनिक तकनीक को स्वीकार कर लेना ही श्रेयस्कर है। हम कैंप पर आए। दोपहर का भोजन करके आज लौटने वाले थे। रसोई घर में काम करने वाले 4 लड़के अब तक हमसे हिल मिल गए थे। इन चारों की उम्र 17-18 साल के आसपास रही होगी। उनमें से मोनू ज्यादा मुंह लगा था। हंसी हंसी में मैंने पूछ ही लिया, शादी हो गई मोनू? हंसकर उसने बात टालनी चाहिए। मैं भी पीछा कहाँ छोड़ने वाला। आखिर दुखती रग पर हाथ पड़ गया। उसने जो आप बीती सुनाई, कलेजा मुंह को आ गया। सच है, गरीबी जीते जी सजा है। बड़े खुददार होते हैं वे, जो गर्दिश में भी ईमान पर आंच नहीं आने देते। शायद मोनू भी उनमें से एक था। गजब की जीवटता। सांत्वना के चंद शब्दों से पीछा छुड़ाना चाहा, किंतु वह तो मुझे अपना हमदर्द समझ बैठा। कैंप से लौटते समय भी वह अपनी सूनी आंखों से तब तक ताकता रहा जब तक कि हम लोग ओझल न हो गए। हृदय में उस अजनबी के लिए एक हल्का सा स्पंदन उठा और मैं सिहर उठा। शरीर शिथिल, किंतु कदम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। साभार देखा जब स्वप्न सवेरे। यात्रावृत्त डॉक्टर जितेंद्र पांडे। मूल्य संवेदनशीलता, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति प्रेम, जिज्ञासा,